Good morning, students. At एक important topic, motion in a plane, class 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? आपने दो तरह के मोशन पढ़े हैं। एक है हॉरिजॉन्टल मोशन, मोशन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे मोशन हो रहा है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके। और एक है आपका वर्टिकल मोशन, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंकते हैं। और इन दोनों ही केसेस में आप काइनेमेटिक्स के तीनों इक्वेशन इंप्लीमेंट करते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये टू डायमेंशन मोशन का एक एग्जांपल है। टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल है, 2D मोशन इन 2D का एग्जांपल है। और हम किसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कब बोलेंगे? अगर किसी मोशन का पाथ, किसी पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का मतलब अगर पाथ इस तरह से होता है, इसको सेमी सर्कल मत समझिएगा, इट इज अ पैराबोला। पैराबोला का मतलब कि कोई पाथ जो है अगर इस इक्वेशन को फॉलो करता है या इस इक्वेशन को फॉलो करता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जरूरी नहीं कि 4a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी कि इक्वेशन के अंदर x भी हो और y भी हो और एक स्क्वायर में हो, तो इसका मतलब वो पैराबोला का इक्वेशन है। तो अगर कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मीन्स इट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन इन विच द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ होगा। और पैराबोलिक पाथ यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप फुटबॉल को किक करते हो, फुटबॉल को आपने हवा में किक किया तो फुटबॉल ऐसे जाएगी, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। आप रैकेट बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन में जब शटल कॉक को हिट करते हो तो उसका पाथ भी कैसा होता है? उसका पाथ भी प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है ना। क्रिकेट में अंदर भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इस पेन को अगर ऐसे मैं फेंकता हूं तो ये ऐसे हवा में जाएगा, ऐसे गिरेगा, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ही थ्रो करें, आप उसको किसी टावर के ऊपर से भी थ्रो कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और इसका पाथ भी पैराबोलिक होगा। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, पैराबोलिक होगा। तो कोई भी मोशन अगर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इस आर्टिकल के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमें बड़ी सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। क्या क्या समझना है आपको? एक तो आपको ये समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो कितनी देर पर जमीन पे गिरेगा, कितनी दूर गिरेगा, कितनी देर में गिरेगा, कितनी दूर गिरेगा और कितनी मैक्सिमम हाइट लेगा। ये हाइट कितनी होगी, ये डिस्टेंस, इसको हम रेंज बोलेंगे, और कितना टाइम लगेगा। और तीसरी बात कि इसका पाथ अगर पैराबोलिक है तो हमें कैसे पता चला कि पैराबोलिक है। प्रैक्टिकली जाने दीजिए, लेकिन थ्योरेटिकली इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे कि इसका पाथ पैराबोलिक है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन इस फॉर्म में आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि इसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है। तो हमें अभी चार चीजें निकालनी है। फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर में गिरा, रेंज कितनी दूर गिरा, मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स दिस वन इज, और इसका पाथ कैसा है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ पाथ, जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। तो आइए हम कुछ एजम्पशंस करते हैं और उसके बाद इन सारी चीजों को हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मैंने एक पार्टिकल ले लिया, इस पार्टिकल का मास कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इसका मास m मान लो, और इसको u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके। अब इसमें आप दोनों चीजें समझने की कोशिश करिएगा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी u है अलोंग दिस एक्सिस। अब इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होगा? हमने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसका कंपोनेंट होगा u cos थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा? वो हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी u cos थीटा, y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी u sin थीटा। अब दोनों का रोल अलग अलग है। u cos थीटा क्या करेगा? इसको आगे की तरफ खींचेगा, और u sin थीटा क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो रिजल्टेंट पाथ को ये फॉलो करेगा।
अब दूसरी चीज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन करते हैं तो उस समय हम तीन बातों पे ध्यान जरूर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि किसी भी तरीके का एयर फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि हवा से कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है। हवा से कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है, यानी कि ओ से लेके ए तक किसी तरीके का एयर फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जो होगी वो कांस्टेंट होगी, सॉरी जीरो होगी। कोई भी एक्सेलरेशन यानी कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स या रिटार्डेशन, कोई भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, इसलिए एएक्स हो गया जीरो। और दूसरी चीज हम मानते हैं कि किसी तरीके का विंड ब्लो नहीं कर रहा है, यानी कि विंड का यानी हवा का कोई इफेक्ट। जनरली आप जब देखते होंगे कि जब आप बैडमिंटन खेलते हो कि जब हवा के चल रही होती है तो बैडमिंटन खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शटलकॉक के स्पीड को, डायरेक्शन को हवा चेंज कर देती है। तो लेकिन जब हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम इस तरह मान रहे हैं कि किसी तरीके का कोई विंड इफेक्ट नहीं है, हवा का कोई इफेक्ट नहीं है, उसको भी हमने इग्नोर किया हुआ है। एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया और हवा के इफेक्ट को भी इग्नोर कर दिया। ओके, तीसरी बात हम ये भी मानते हैं कि ओ यानी कि प्रोजेक्शन पॉइंट से, यानी कि ओ को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट से बच्चों ओ से लेके ए तक यानी कि टारगेट पॉइंट तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ वो कांस्टेंट है, सेम। ओ से लेके ए तक जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि माइनस जी। जी नीचे की तरफ हमेशा लगता है, इसलिए हम इसको माइनस जी ले रहे हैं, माइनस जी। ओके, तो ये हमने सारे एजम्पशंस कर ली। अब अगर मैं वेक्टर u को इन कंपोनेंट्स के टर्म में लिखूं बच्चों तो ये बन जाएगा यू एक्स आई कैप यू वाई जे, जहां पे यू एक्स और यू वाई की वैल्यू है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पार्टिकल को ओ से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। लेकिन जब यही पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट का मतलब ही होता है कि पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी जीरो होती है वो रुक जाता है। तो रिमेंबर डैट, इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो इसका मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, यानी कि बी पॉइंट पर उसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंट बी पर किसी तरह की वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट बी पर किसी तरीके की वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। अब दूसरी बात, ओ से जब आप ए पे इसको थ्रो कर रहे हो तो एक्सेलरेशन तो है नहीं अलोंग द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि जब एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगी, सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है तो आपका जवाब होगा यू एक्स। इस पॉइंट पर कितना होगा यू एक्स, इस पॉइंट पर कितना होगा यू एक्स, इस पॉइंट पर कितना होगा यू एक्स। यानी हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू बदलती जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो बी पॉइंट पर इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो किसके बराबर होगी, यू एक्स। तो अगर मैं बोलूं कि ये वेलोसिटी ए पॉइंट ओ पॉइंट की है, ये वेलोसिटी ओ पॉइंट की है, आप मुझे बता पाएंगे कि बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। इस बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी यू एक्स आई कैप, यानी बी पॉइंट की वेलोसिटी होगी यू एक्स आई कैप। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टारगेट पे पहुंच जाते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट टारगेट पे पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी इस तरह से होगी, मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी मान लीजिए इसकी v होगी, हॉरिजॉन्टल है यानी कि ये एंगल। अब इसका वेलोसिटी यहां पर कितना होगा इस पॉइंट पर, तो अगर मैं बोलूं कि बी पॉइंट पर वेलोसिटी यू एक्स आई है बच्चों, तो ए पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी यू एक्स आई कैप माइनस यू आई जे कैप। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस चेंज हुआ। देखो यहां पे वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी ऊपर थी, इस पॉइंट पर वाई एक्सिस नीचे है, इसलिए माइनस यू वाई।
और एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी सेम है तो वो सेम है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कैपिटल टी, कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट ओ से ए पर पहुंच जाएगा। तो हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड लेते हैं ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक, और वर्टिकल एक्सिस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब अलोंग वाई एक्सिस, इसको सॉल्व कर लीजिए। एस वाई यू वाई ए वाई, ये पहले बता चुके हैं आपको। वाई एक्सिस के अलावा अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो यहां पर हर जगह वाई आएगा। अब आपने कहां से इसको फेंका है, ग्राउंड से, और कहां पर ये गिरा है, ग्राउंड पर। ओ भी ग्राउंड पर है और ए भी ग्राउंड पर, एक ही प्लेन पर है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, यू वाई हमने लिखा हुआ है यहां पे यू साइन थीटा। टी का मतलब ओ से ए तक जाने में लगा समय, दैट इज द कैपिटल टी, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया था, टी स्क्वायर। ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, एक टी से टी कट गया, टी इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2u sin थीटा बाई जी, टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। ये आपका फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। इतनी देर में वो ऑब्जेक्ट ओ से ए तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लें आप पहले, फिर मैं आगे वाला टॉपिक कराता हूं। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की, यानी ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी। जब आपने u वेलोसिटी इसको थ्रो आउट किया तो कितनी दूर ये जाके गिरेगा, वी नीड टू फाइंड। वही पुराना वाला फॉर्मूला हम दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार हम इस फॉर्मूले को एक्स एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व करेंगे। ओ से ए तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायग्राम से आपको दिख रहा है कैपिटल आर। यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा। टाइम कितना लगा है, कैपिटल टी। एएक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 हो गया। अब बच्चों आर यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू आपने डिराइव की थी अभी बाई जी। अब ये बन गया आपका R इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यू स्क्वायर। और मैथमेटिक्स के अंदर एक आइडेंटिटी होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। ये बन गया R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपका फॉर्मूला आ गया रेंज का। यानी अगर आप u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो इतनी दूर जाके गिरेगा, उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब मान लो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि अगर दो इंसान एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो क्या वह एक ही जगह गिरेगा? जवाब हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो दोनों केस हम देखेंगे। लेकिन यहां पे मेरा जो मोटिव है कि अगर आप सेम वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री अलग अलग एंगल्स पर अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज की वैल्यू अलग अलग आएगी, ऑब्जेक्ट अलग अलग दूर जाके वो गिरेगा। क्या ऐसी बात है कि अलग अलग दूर जाके गिरेगा, जितना एंगल होगा उसी हिसाब से वो गिरेगा। अब हमें यह देखना है कि कितने एंगल पर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करें कि वो सबसे दूर जाके गिरे। यानी कि अब हम कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैक्सिमम रेंज हम कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम रेंज के लिए जरूरी है, क्योंकि यू तो आपका फिक्स है, वो तो आपकी पावर थी, मैक्सिमम पावर आपने यूज कर लिया, यानी कि यू तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, बदल सकते हो तुम सिर्फ थीटा। तो थीटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है 45 डिग्री। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे तो सबसे दूर जाके गिरेगा, एंड दिस विल बी मैक्सिमम रेंज। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने 1 ले ली है, ये आ गया यू स्क्वायर बाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज।
ओके, एंड दिस इज द रेंज फॉर्मूला फॉर जनरल वैल्यू। थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और यहां पर आप जब लोगे थीटा की वैल्यू 45 ही लोगे, यानी मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम रेंज निकाल लिया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? मैक्सिमम हाइट का मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम एच मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एच मैक्स क्या है बच्चों? इट इज द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए मैं ओ से बी तक के मोशन को देखूंगा, ओ से बी तक। और काइनेमेटिक्स इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। वी वाई फाइनल वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, कितनी वेलोसिटी होगी बी पॉइंट पर? वर्टिकल वेलोसिटी बी पॉइंट पर कितनी होगी? अब मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, इसका मतलब वहां पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, यानी इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी 0। यू आई ऑलरेडी आपने नोट किया हुआ है, यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स, तो 2g एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स चिल्ड्रेन एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये फॉर्मूला आ गया आपका एच मैक्स का। तो फॉर द मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूला आपका आ गया मैक्सिमम हाइट का। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। अब एक चीज और रहती है इसमें, इक्वेशन ऑफ पाथ। जो पाथ है जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि पैराबोलिक है, वो कैसे पता चला कि पैराबोलिक है, वो हमें अब डिराइव करना है। अब देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी इक्वेशन ऑफ पाथ। मैंने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। मान लो किसी सर्टेन टाइम टी पर ये पॉइंट पी पर पहुंच जाता है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ये पहुंच गया, यानी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? वाई। टी टाइम पर, स्मॉल टी टाइम पर इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई। मुझे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पता करना है, और उसी रिलेशन से पता चल जाएगा इस पाथ का इक्वेशन क्या है, यानी इसका पाथ कैसा आता है। अगर इक्वेशन लीनियर आता है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। और अगर इक्वेशन जो मैंने बताया आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस टर्म का आता है, तो इसका मतलब वो पैराबोलिक है। ठीक है, अब देखो P पॉइंट की बात करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर रखा था, ux कितना है? u cos थीटा। uy कितना है? u sin थीटा। ax कितना है? 0। ay कितना है? माइनस। अब o से p तक के मोशन को हम डिस्कस करते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले डिस्कस कर लेते हैं। एस एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स। ओ से पी तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा। टाइम टी ए एक्स की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ये आ गया आपका ओ से पी तक का लगा समय। अब आप इसी फॉर्मूले को वाई एक्सिस के लॉन्ग पुट कर दीजिए, इसी फॉर्मूले को वाई एक्सिस के लॉन्ग। एस वाई की वैल्यू कितनी बच्चों? वाई। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ओ से पी तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई। यू आई यू साइन थीटा। टी जितनी देर में ओ से यहां तक पहुंचा, मान लो इस पॉइंट का नाम हम सी ले लें, तो ओ से सी तक जितना टाइम लगा है हॉरिजॉन्टल में, उतना ही टाइम वर्टिकल में लगा है, यानी दोनों में टाइम क्या लगा है? सेम लगा है। तो आपका टाइम वही रहा। एंड माइनस ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और टी की वैल्यू दोबारा सही रख दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यू से यू कट गया, वाई इक्वल टू आ गया बच्चों एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस। ये आपका फॉर्मूला आ गया, आपका इक्वेशन ऑफ पाथ आ गया। अब इस इक्वेशन ऑफ पाथ में आप देखें तो टेन थीटा तो कांस्टेंट है, इसको मैं ए एक्स लिख देता हूं। ये नंबर g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पूरा का पूरा नंबर भी कांस्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं b
तो ये जो इक्वेशन बना बच्चों y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका मतलब पाथ इज पैराबोलिक, पाथ इज पैराबोलिक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन द टर्म ऑफ रेंज, वो भी हमें याद रखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले हमने अभी ड्राइव किए। ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी, स्क्वायर कंफ्यूज मत करिएगा, साइन 2 थीटा बाई जी, और ये इक्वेशन ऑफ पाथ। अब y का इक्वेशन r के टर्म में हमें निकालना है, बहुत आसान है। इस इक्वेशन से यू स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, यह आ गया आर जी बाई साइन 2 थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, इसको इक्वेशन 2। अब यू स्क्वायर को यहां रख दीजिए, पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। यू स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आप यहां पुट करिए, साइन 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये साइन 2 थीटा डिनोमिनेटर में यहां पे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को आप ऊपर लेके चले गए अपॉन आर जी कॉस स्क्वायर थीटा, जी से जी कट गया, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये। अब साइन 2 थीटा को मैं ब्रेक कर देता हूं, साइन 2 थीटा को मैं ब्रेक कर देता हूं। तो जब आप साइन 2 थीटा को ब्रेक करेंगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपने यहां पर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। ये साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा, और ये कॉस स्क्वायर। साइन 2 थीटा को आपने एक्सपेंड कर दिया, ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस कट गया इससे, और ये 2 से 2 कट गया। तो y बराबर कितने क्या आ गया बच्चों, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई आर, और साइन बाई कॉस, एक कॉस कट गया, एक कॉस बचा हुआ है, टेन थीटा। अब इसमें से आप एक्स टेन थीटा कॉमन कर लीजिए, ये हो गया, 2 कट चुका है, सॉरी, ये आ गया एक्स बाई। दिस इज द अदर फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये एक अलग फॉर्मूला आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला आपको पहले ड्राइव किया था, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, मैक्सिमम रेंज निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब इसमें एक टॉपिक और है, ठीक है। अगर आप किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकेंगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और इक्वेशन क्या होगा, वो हम अगली बार समझेंगे। थैंक यू।